गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डायरेक्टर्स का थोड़ा सा और पोर्शन कवर करेंगे और आई होप आपको क्लासेस में मज़ा आ रहा होगा। देखो, मुझे मालूम है यूट्यूब वाले क्लासेस अभी उतने एंगेजिंग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरा लाइव नहीं हो पा रहा है। तो यूट्यूब लाइव के लिए आई थिंक कल से हो जाएगा, तो मैं आपको लाइव मिल पाऊंगी सुबह कल से मॉर्निंग में 7:15 बजे, ठीक है। और रात के लिए शाम में 7:15 बजे मेरी क्लासेस अभी चल रही हैं। कोई अगर शेड्यूल में डिफरेंस होगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी एक बार, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब से कम 1000 गुना बेटर शाम की क्लासेस अनअकैडमी पे मेरी चल रही हैं। आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करो, ओके। तो ये शुरुआत में बोलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे, एक तो मैं लाइव नहीं हूँ उस टाइम पे, मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रही हूँ, इस वजह से भी इंटरेक्शन में इशू आता है। मगर अगर आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करोगे आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और जहाँ तक रही यूट्यूब के लाइव क्लासेस की बात, कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो अब चलो फाइनली अंदर चलते हैं, लेक्चर के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज डायरेक्टर्स पार्ट 5, दिस इज माई लेक्चर नंबर 12 विद यू, ओके। ओके, माई नेम इज़ अलीना रईस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मुझे 4.5 साल के करीब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। उससे पहले आई यूज टू बी इन अ कॉर्पोरेट जॉब। This is your Unacademy subscription. I will quickly tell you about it before we proceed into the lecture further. Okay, so this is the subscription that you can buy to cover all your 8 subjects together. और सारे 8 सब्जेक्ट्स की जितनी भी क्लासेस आपके जितनी भी फैकल्टीज़ के साथ होंगी सब इसके अंदर कवर हो जाएंगी। आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। अलीना CA मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और इस कोड को यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। चलो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ही शाम वाली क्लासेस होती हैं और आप वहाँ पे मुझे 7:15 बजे आज मिलना शाम में। मज़ा आएगा, बहुत धमाकेदार क्लास होती है, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, इंटरेक्शन होता है, इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन करो, सच में आप इंजॉय करोगे क्लास को। ओके, सो अनअकैडमी सब आप जब ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस का आइकन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना कोर्स चूज करेंगे CA फाइनल और वहाँ पे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान ले पाएंगे, ठीक है। जो ये हैं इनमें से जो 5-6 ऑप्शन है यही आपको इनमें से कोई चूज करना होगा और आप मेरा कोड अलीना CA लगाएंगे तो 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। चलो भाई, आज की सेवा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट ज़रा मैं, हाँ जी, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेक्शन 166 है ये, ठीक है। हमने कल किया था डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में, आज हम ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ड्यूटीज़ में क्या है भाई, सीधी सी बात है, 2-4 ही बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्टर ईमानदारी से काम करे, ठीक है, गुड फेथ में कंपनी के लिए काम करे, ऐसा कोई डिसीजन ना ले कि जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो, जानबूझ के ना ले, गलतियां तो हो सकती हैं, राइट। तो बहुत ही जनरल सा एक सेक्शन है ये, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स, शुरू, act in accordance with articles, okay. Secondly, he shall act in good faith, okay. Thirdly, he shall exercise his duties with due and reasonable care, skill, तो उसको अपना स्किल सेट यूज करना होगा। अपने जो भी वो काम कर रहा है कंपनी के लिए, ऐसे काम ना करे कि जिससे कंपनी को नुकसान हो, ठीक है। अगर उसको कहीं एक जगह पे रॉ मटेरियल चीपर मिल रहा है, उसको पता चला, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सर ये वाला ना यहाँ से सस्ता मिल सकता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है कि क्यों सस्ता मिल रहा है भाई, कोई खराबी तो नहीं है उसके अंदर, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा लॉन्ग रन में, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी। तो थोड़ी सी केयर करनी है, ढीले ढाले तरीके से काम नहीं करना है कि अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है, यार ये कर दो, ओके ओके, यार बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, ये नहीं करना है, ठीक है। ढंग से करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
ढंग से पूरा करना है, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, ठीक, आपका खुद का बहुत टाइम इन्वॉल्व है और लोगों का बहुत समय इन्वॉल्व है, जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनका फ्यूचर इन्वॉल्व है आपकी कंपनी में। यू कैन टेक इट थिंग, यू कैन नॉट टेक थिंग्स सो लाइटली। ओके, नेक्स्ट, he shall not involve in a situation which he may have a direct or indirect interest। हाँ, तो आपको ऐसी किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना है कि जहाँ पे आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसे हम पिक्यूनियरी इंटरेस्ट भी बोलते हैं, आपको याद आ रहा होगा। पिक्यूनियरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई भी डिसीजन बिजनेस के लिए नहीं ले सकते कि जहाँ आपको अलग से कोई एडेड एडवांटेज हो रहा हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने फैमिली से, आप अपनी फैमिली को कंपनी का सप्लायर नहीं बना सकते कि आपका जो भी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आ रहा है वो आपके भाई की फैक्ट्री से आ रहा है। ये एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, आसान है और समझ में भी आ जाता है, इसलिए दे देती हूँ बार बार, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट आपका नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, दैट कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉसिबली मे कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कोई पब्लिक मतलब कंपनी के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। उसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कंपनी कहीं पे, कंपनी, आप जिस कंपनी में डायरेक्टर हो वो कंपनी कहीं पे एक टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है, उसने एक बिड लगाई है, तो आप भी उसी में बिड लगा के और आप चुपके से डेटा चुरा के और आप अपना प्राइवेटली किसी की हेल्प कर रहे हो और उसी टेंडर को निकलवाने में किसी और की मदद कर रहे हो। इस तरह के काम अगर आप करते हुए पकड़े गए तो आपने फिर इसका मतलब अपना काम ढंग से नहीं किया है, इसकी सजा मिलेगी फिर आपको, ठीक है। तो आप मेरा टेंडर वाला एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है। सो यू नॉट सपोज टू डू दैट, ओके, यू नॉट सपोज टू indirectly or directly do anything that conflicts with the interest of the company. Okay, it should not harm the company. Then point number 5 पे आ जाओ, अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन। वो अभी मैंने भाई वाला आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई की फैक्ट्री से सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, देखो ना आप गेन कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन की वजह से कंपनी में से गेन ले रहे हो, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी अलाउड नहीं है। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। He shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relatives, partners or associates, and if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to the gain to the company। तो जितने का भी गेन तुमने कमाया है उस रिलेशनशिप में से, जो भी तुमने छुपाई थी कंपनी से, उतना जितना गेन कमाया है उतना ही गेन उठा के तुम्हें कंपनी को देना पड़ेगा। अब ये बातें अलग हैं कि मैम कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के, बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह से पता चल सकती हैं सारी बातें। और हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि सब कुछ पता भी शायद ना चल पाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सब कुछ ना भी पता चल पाए। जितना पता चल पाएगा उतना देना पड़ेगा आपको, जितने के लिए भी आप फंसोगे, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। He shall not assign his office and if any assignment so made it shall be void। तो ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्टर को अलाउड नहीं होता कि वो अपनी डायरेक्टरशिप किसी को असाइन कर सके। कहने का मतलब ये है कि अपनी जगह पे किसी और को बिठा सके कि चलो आज के बाद से, कल से मेरा बेटा मेरी जगह डायरेक्टर है। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आप नहीं कर सकते ये बात डिसाइड, ठीक है। तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। He shall not assign his office and if any assignment so made it shall be void। तो आपने कल से अगर असाइन कर दिया अपने बेटे को अपनी ड्यूटीज और आपने कहा आज हम कल से, अब मैं तो घर पे रहूंगा, तो वो असाइनमेंट वॉइड है। कोई मतलब ही नहीं बनता आपके बेटे का आपकी जगह कंटिन्यू करने का, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कैसे अपॉइंट किया गया था? आपको तो कंपनी ने अपॉइंट किया था ना, तो कंपनी ही अपॉइंट करेगी आपकी जगह पे किसी को, आप नहीं अपॉइंट कर सकते, आपको राइट नहीं है इस बात का, ठीक है। और बाई चांस किसी स्पेशल सिनेरियो में कोई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, तो उसको भी कोई एक बंदा अकेला नहीं करता है, बोर्ड करता है उस काम को, ठीक है। फिर आ जाओ पॉइंट नंबर 7 पे। इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रोवीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन
सच डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल विद अ सम नॉट लेस दैन 1 लाख। तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जुर्माना आपको हो सकता है अगर आप इसमें से किसी क्राइम में पकड़े गए। और कल से मैं आपको लाइव मिलूंगी, तो प्लीज़ मेरे साथ लाइव में सुबह जुड़ जाना। 7:15 का टाइम रहेगा, ठीक है। आज से ये सारी दिक्कतें ख़त्म कि मैं ऑफलाइन आपको पढ़ा रही हूँ इन रिकॉर्डेड क्लासेस से। मुझे भी पसंद नहीं है ये, बट करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ठीक है। कल से मिलते हैं लाइव। अच्छा, जल्दी से वेकेशन ऑफ ऑफिस पे आ जाओ। देखो, वेकेशन का मतलब क्या है? वेकेशन का सीधा सा मतलब ये है कि वो छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे वेकेशन का मतलब ये है कि आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ठीक है। आपको निकाल दिया जाएगा डायरेक्टर की पोस्ट से, ठीक। कब करा जाएगा ऐसा? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपने कुछ गलत काम किया है, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कंपनी को नुकसान हो, आपकी वजह से आपका कोई भी ऑफेंस प्रूव हो गया, आपको जेल हो गई, आपकी कंपनी जिसमें आप डायरेक्टर हो उसने अपने एनुअल अकाउंट्स वगैरह की रिटर्न्स जो हैं जो उनको फाइल नहीं किया है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी रीजन अगर होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। तो चलो एक बार ढंग से पढ़ते हैं कि क्या क्या बातें हैं। सेक्शन 164 पढ़ा था ना फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन, तो वहां से बहुत सारी चीजें उठेंगी यहाँ पे और आपको लैंग्वेज काफी कुछ सिमिलर मिलेगी। इफ ही incurs any of the disqualifications specified in section 164, ओके। तो सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशंस जो 164 में थी वो सारी की सारी यहाँ पे लग जाएंगी। अनसाउंड माइंड वाली और आपका जो भी ऑफेंसेस वगैरह की बातें वहाँ पे मेंशन्ड हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी वाली बातें मेंशन्ड हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे लग जाएंगी। बी पे आ जाओ। इफ ही हैव एब्सेंस हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स विच आर हैपनिंग ऑफ द बोर्ड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ओके। और इसमें एक बात नोटिस करने वाली ये है कि जो 12 महीने का पीरियड जिसमें आपकी प्रेजेंस को काउंट किया जा रहा है, ये प्रेजेंस जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो। आपकी प्रेजेंस जो है वो एक वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। He absents himself from all the meetings of the board of directors held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence. आपने भले ही छुट्टी ले ली हो, आपने ऑलरेडी अप्रूव करा ली हो अपनी छुट्टी, मगर अगर आपने 1 साल तक मतलब सीधे सीधे 12 महीने तक एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी, तो फिर आपको हम मान लेंगे कि आप अपना ऑफिस वेकेट कर रहे हो, ठीक है। तो लॉ ये कहता है छुट्टी की परमिशन तुम नहीं मांग सकते इस केस में, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विद और विदाउट सीकिंग लीव, चाहे छुट्टी ली हो चाहे छुट्टी ना ली हो, ओके। ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184 relating to entering into contracts or arrangements in which he is directly or indirectly interested। ये वाली बात तो बहुत बार हमारी पहले भी हो चुकी है ना। हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी ये चीज डिस्कस करी है। एज अ डायरेक्टर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसा कोई भी काम ना करो जिसमें आपको पीछे से बिना किसी की नॉलेज में आके पीछे से आपको कोई फायदा पहुंच रहा हो, ठीक। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है। कहने का एक आसान सा एग्जांपल जो मैं हमेशा देती हूँ वही दूंगी। आपका कोई रिश्तेदार है और वो कंपनी का सप्लायर बन के बैठा हुआ है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि जो सामान आप उससे ले रहे थे वो फेयर प्राइस में ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? इन सब चीजों पे क्वेश्चन रेज हो सकता है। लॉ कहता है तुमको कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होना है, ठीक। तो सीधा सीधा याद रखो, सेक्शन का नंबर याद कर लो, सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिलेटेड पार्टीज, ओके, वेयर ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। फिर आगे बढ़ो। पॉइंट डी और सी दोनों कनेक्टेड हैं, एक सी भाषा ही बोल रहे हैं दोनों, ठीक है। और बार बार आपको याद दिलाती रहती हूँ, एक बार और याद दिला दे रही हूँ, अनअकैडमी पे 7:15 पे मेरी क्लास है, आप उसको जरूर से ज्वाइन करना, ठीक है। वहां पे बहुत मजा आता है पढ़ने में साथ में। ही एक्ट्स इन पॉइंट डी पे आ जाओ। ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। तो अगर आपका बाई चांस कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप कंपनी को इन्फॉर्म करें उस पर्टिकुलर फायदे के बारे में जो आपको होने वाला है, ठीक है। आपने नहीं किया अगर, तो आप 184 में कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, ओके। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जब इन सेक्शंस पे पहुंचेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा इन सारे सेक्शंस को कवर करेगा, 184 हम कवर करेंगे वहां पे। अभी बस ये समझ लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट तुम्हारा किसी ट्रांजैक्शन में नहीं होना चाहिए। बाय चांस हुआ है तो आपको फिर उसको
इन्फॉर्म करना होगा। ओके, पॉइंट ई पे आ जाओ। डिसक्वालिफाइड बाय अ कोर्ट, भाई कोर्ट ने खुद ही कह दिया ये बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, मतलब डायरेक्टर बन चुका है तो उसको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। और जब भी मैं कोर्ट बोलूंगी ऐसे किसी मामले में कोर्ट और ट्रिब्यूनल दोनों को काउंट किया जाएगा, ठीक है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ही इज कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस। अब अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा क्राइम किया है कि जिसकी वजह से आपको 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा हुई है, ठीक, तो ऐसे केस में भी ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गलत साइड पे रोड के आपने गाड़ी चला दी तो आपको पुलिस वाले ने उठा के 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया, उसके लिए ऑफिस वेकेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने की कंडीशन है, क्यों? क्योंकि 6 महीने की पीरियड से ये चीज प्रूव हो जाएगी कि कुछ सीरियस काम आपने गलत किया है, कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुई है आपसे, आपकी नीयत में ही कुछ गड़बड़ थी, आपने सच में कोई बड़ा गलत जुर्म वाला काम किया है, एक प्रॉपर ऐसी चीज करी है जो एक डायरेक्टर के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो बंदा नहीं करेगा। तो इस वजह से 167 कहता है कि भाई ऐसे बंदे को हम डायरेक्टर नहीं रख सकते, हटाओ इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It is further provided that the office shall be vacated by the director even if he has filed an appeal. तो अगर तुमको 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की जेल सेंटेंस हो गई है, फिर चाहे तुमने अपील करी हो चाहे ना करी हो, तब भी तुमको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे यहाँ पे आ जाओ जरा मेरे साथ, ठीक है। और किन ग्राउंड्स पे आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा? पॉइंट 2 एक बार रीड करते हैं थोड़ा सा। If a person functions as a director even when he knows that the office of director held by him is in contravention of the section 167, मतलब आपने होना नहीं चाहिए पोस्ट पे, मगर आप पोस्ट पे हो और आपको पता है कि आपने जो ऑफिस होल्ड किया हुआ है आप एक्चुअली वहां से अब आपको विकेट करना है और आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है सेक्शन 167 का, फिर भी अगर आपने ये बात इन्फॉर्म नहीं करी और आप अपने अपने ऑफिस में जमे रहे, आप कंटिन्यूड रहे, तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। तो shall not be less than 1 lakh but which may extend to 5 लाख रुपीज, और बोथ में क्या मतलब है? इम्प्रिजनमेंट की भी बात है। 1 साल की जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 1 ईयर, तो 1 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। वेयर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी विकेट द ऑफिस, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? प्रोमोटर अपॉइंट करता है। जब सारे के सारे डायरेक्टर्स को वेकेट करना पड़ गया ऑफिस, तो अब डायरेक्टर के बिना कंपनी कैसे चलेगी? नॉट पॉसिबल, राइट। इन सच अ केस प्रोमोटर शैल अपॉइंट अ डायरेक्टर फॉर not just one person, but he may appoint some directors to run the company in the meanwhile. And if the promoter is not available, then what will happen? Then central government is going to do that. Okay? Where अब एक बार point number 3 पढ़ लेते हैं. Where all the directors of a company vacate their offices under any of the disqualifications specified in subsection 1, the promoter or in his absence the central government shall appoint, देखो promoter or in his absence the central government. लाइन खिंच जाती है लंबी कभी कभी, कोई बात नहीं, ठीक है। All right. Shall appoint the required number of directors who shall hold office till the directors are appointed by the company in the general meeting. Okay. A private company, देखो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? एक कुछ फर्दर ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन भी रख सकती है, ठीक। प्राइवेट कंपनी may by its articles provide any other ground for vacation of the office of a director in addition to those specified in subsection 1. तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस जिनकी वजह से वेकेशन हो जाता है, प्राइवेट कंपनी को छूट दी गई है। प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया है कि आप अगर प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, आपके आर्टिकल्स के अंदर कुछ फर्दर ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन भी हो सकते हैं कि भाई ये हुआ तो भी डायरेक्टर को पोस्ट छोड़नी होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। बट प्राइवेट कंपनी में अगर तुम सोच के देखोगे, प्रैक्टिकली सोचो,
तो मुश्किल ही है कि इस तरह के पॉइंट्स कंपनी डालेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का ओनर ही जनरली उनके डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर शर्तें खुद क्यों लगाएंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केस में तब हो सकता है कि अगर 3-4 दोस्त मिलके एक कंपनी बना रहे हैं, तो भाई ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, दोस्तों के बीच में कोई फूट पड़ जाए और कंपनी ना सफ़र करे, इसलिए शायद कोई फर्दर ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस, फर्दर ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन हो सकते हैं आर्टिकल्स के अंदर। बट अगर फैमिली का मामला है तो मुश्किल ही है कि कोई फर्दर ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन कंपनी खुद डालेगी आर्टिकल्स में। प्रैक्टिकल चीज़ें, हर चीज़ का एक रीज़न है, आप उसको रिलेट करके चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉ जो बोल रहा है वो क्यों कह रहा है, ठीक है। भावनाओं को समझो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ भाई शाम की क्लास में ज्वाइन करो, तब आपको मज़ा आएगा। वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत मज़े मज़े में बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है और बहुत सीरियसनेस रहती है। मैं बार बार मैं बोलती रहूँगी, तब तक बोलती रहूँगी जब तक तुम आ नहीं जाओगे, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर पे आ जाते हैं। रेजिग्नेशन, पहली बात तो ये, डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है। क्यों कर सकता है रिजाइन? अरे भाई सीधी सी बात है, डायरेक्टर है वो, उसका वो काम था, हो सकता है उसका कोई रीज़न हो। हम जॉब से रिजाइन नहीं करते हैं क्या? तो जैसे हम जॉब से रिजाइन करते हैं, हमारे पर्सनल रीजंस होते हैं, वैसे ही डायरेक्टर का रेजिग्नेशन हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, ऑफिशियल रीज़न हो सकता है उसको दिक्कत हो रही हो वहाँ उस कंपनी में एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू करने में, हो सकता है उसकी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कुछ काम चल रहा हो और उसको पसंद ना हो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, कुछ भी रीज़न हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ है, 100 तरीके के काम हो सकते हैं, 100 तरीके की बातें हो सकती हैं जहाँ पे डायरेक्टर को लगे कि मेरे को कंटिन्यू नहीं करना, आई वुड रादर लीव दिस प्लेस, राइट। इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। सो इन दैट केस लॉ हैज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 168 फॉर द डायरेक्टर टू रिजाइन, ठीक है। दो फॉर्म आप यहाँ पे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे DIR 12 के बारे में, आप पढ़ोगे DIR 11 के बारे में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे DIR 11 एंड DIR आपका 12, ये दो आप यहाँ पे पढ़ोगे। क्या करेंगे, देखो DIR 12 कंपनी की, याद रखना ये जो कई सारे सेट ऐसे हैं, जैसे 8 और 9 हो गया, 11 और 12 हो गया, यहाँ पे पहला वाला डायरेक्टर फाइल कर रहा होता है, दूसरा वाला कंपनी फाइल कर रही होती है। अभी दिखाती हूँ, ठीक है। और DIR 12 कौन फाइल करता है? DIR 12 करती है कंपनी रजिस्ट्रार के पास। पढ़ते हैं एक बार। A director may resign from the office by giving a notice in writing to the company. तो पहली बात तो ये रिटन नोटिस जरूरी है, फोन कॉल से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव अ रिटन नोटिस टू द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, बोर्ड शैल ऑन रिसीट ऑफ सच अ नोटिस टेक नोट ऑफ द सेम। ओके, ऑब्वियस। पॉइंट नंबर 3, कंपनी शैल विद इन 30 days, कंपनी 30 दिन के अंदर DIR 12 भर के देगी। किसको? रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी। इंटीमेट द रजिस्ट्रार इन द फॉर्म 12, तो रजिस्ट्रार को बताएगी कि हमारा ये डायरेक्टर विकेट करके जा रहा है, रिजाइन करके जा रहा है, ठीक है। तो रेजिग्नेशन का इन्फॉर्म करती है DIR 12 में, और इस इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करती है। पोस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। कंपनी शैल ऑल्सो प्लेस द फैक्ट ऑफ सच रेजिग्नेशन in the report of directors laid in the immediately following general meeting of the company। तो आपकी जो रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हर जनरल मीटिंग के अंदर एक रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जाती है, जिसमें डायरेक्टर्स के इंपॉर्टेंट चेंजेस वगैरह जो होते हैं, कौन आ गया कौन चला गया, जैसे ये रेजिग्नेशन वाली बात आ गई, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बताई जाती हैं। किनको बताई जाती हैं? कंपनी के मेंबर्स को बताई जाती हैं, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो अगली जनरल मीटिंग होने वाली है आफ्टर सच अ रेजिग्नेशन, उस वाली पर्टिकुलर जनरल मीटिंग के नोटिस के अंदर आप शैल प्लेस द फैक्ट, आपको ये वाला फैक्ट स्टेट करना पड़ेगा कि हमारा एक बंदा रिजाइन करके चला गया है, एक डायरेक्टर, ठीक है। तो जनरल मीटिंग के अंदर आपको ये बात प्लेस करनी पड़ेगी, लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया है। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लॉ में हर सेक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। ओके, सो इफ एनीथिंग इज हैपनिंग, एनीथिंग और everything that is happening in the company, around the company, that has any relation to the company, it shall be stated in the general meeting of the company. Okay, members should be informed about it. आप जब मुझे अनअकैडमी की ऐप पे मिलोगे ना, जहाँ पे हम क्लासेस करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर नोटिस दिखाऊंगी, एक SBI का ओरिजिनल जनरल मीटिंग का नोटिस दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम
और अच्छा डिटेल में जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ओके, आते हैं। सच डायरेक्टर शेल ऑल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन, तो अपनी कॉपी रेजिग्नेशन की किसको देगा? रजिस्ट्रार को देगा, टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। तो कौन कौन क्या क्या इंटीमेशन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? देखो, पहला जा रहा है रिटन नोटिस जा रहा है कंपनी को अबाउट द रेजिग्नेशन फ्रॉम द डायरेक्टर, ठीक है। दूसरा जा रहा है आपका DIR 12 में कंपनी इन्फॉर्म कर रही है रजिस्ट्रार को अबाउट द रेजिग्नेशन। तीसरा जा रहा है आपका जो डायरेक्टर इन्फॉर्म कर रहा है रजिस्ट्रार को अबाउट हिज रेजिग्नेशन DIR 11 में, ठीक है। तो ये तीन इंटीमेशन बोल देती हूँ इसको, ये तीन तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, कोई किसी को कोई किसी को कोई किसी को कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस अ कंपनी हैज, यहाँ पे पढ़ रही हूँ, already filed DIR 12 with the registrar, a foreign director of such a company resigning from his office, ठीक है। तो अगर DIR 12 ऑलरेडी फाइल हो चुका है, अभी अभी रिसेंटली हुआ है रजिस्ट्रार के पास, तो फॉरेन डायरेक्टर अगर रिजाइन कर रहा है तो क्या करेगा? वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को हायर करेगा, ठीक है, या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट को करेगा। ये देखो, ऑथराइज इन राइटिंग, कहाँ की कहाँ लाइन चली जाती है, रुको फिर से बना रही हूँ। ऑथराइज इन राइटिंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ठीक है, और एनी अदर रेजिडेंट डायरेक्टर जो इंडिया के अंदर डायरेक्टर हो, ऐसे किसी डायरेक्टर को, रेजिडेंट मतलब इंडिया के अंदर की शर्त नहीं है, मगर हाँ रेजिडेंट का मतलब ये है कि जो 180 डेज के लिए देश के अंदर होता है, तो जनरली देयर इज अ गुड चांस कि वो उस टाइम इंडिया के अंदर होगा, ठीक है, कि वो DIR 11 को उसकी तरफ से फाइल करके भेज दे। ओके, किसको? रजिस्ट्रार को। तो DIR 11 भरने के लिए वो रिटन में अपनी राइटिंग के अंदर ऑथराइज कर सकता है किस किस को? CA को, CS को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, या फिर किसी रेजिडेंट डायरेक्टर को, कि आप उसकी तरफ से DIR 11 रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि जहाँ पे सारे के सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे ऑफिस विकेट हो गया उनका, तो अब कंपनी के पास कोई डायरेक्टर ही नहीं है। और एक बात और है, जैसे ही आप DIR 11 भरते हो, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करते हो कि आप छोड़ के जा रहे हो, आपने आप विकेट कर रहे हो अपने ऑफिस को, आपका DSC डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो DSC डीएक्टिवेट होने का मतलब ये है कि अब DIR 12 कौन भरेगा? DIR 12 भी तो कंपनी की तरफ से जानी है ना, रजिस्ट्रार को जानी है, तो DIR 12 पे DSC अटैच होता है डायरेक्टर्स का। अब कोई है ही नहीं, सारे DSC डीएक्टिवेट हो गए DIR 11 के बाद, राइट। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, इसको लेके एक क्लैरिफिकेशन, एक बोर्ड का सर्कुलर आया था, MCA का एक सर्कुलर आया था 2015 में। आप इंटरनेट पे भी देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। ये एक नोन मुद्दा है कि भाई अब DIR 12 कैसी भरी जाए। DIR 11 के बाद कोई डायरेक्टर बचा नहीं, सारे के सारे डिस्क्वालीफाइड, सारे के सारे विकेट हो चुके हैं, सबके DSC डीएक्टिवेट हो गए हैं, तो अब DIR 12 कैसे भरी जाए रजिस्ट्रार के पास? तो ऐसे केस में एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? आओ देखते हैं। मैं टिक कर रही हूं, पहले जरा आप प्रॉब्लम को पढ़ो, ठीक है। इवेंट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ DSC, ठीक है, फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है। The difficulty arises because of automatic deactivation of DSC on filing Form 11. जब आप Form 11 फाइल करते हो तो आपका DSC एज अ डायरेक्टर जिसका DSC होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे केस में DIR 12 कैसे भरा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ो, एज अ रिजल्ट Form DIR 12 cannot be filed by a company due to lack of an authorized signatory director। हमारे पास कोई डायरेक्टर ही नहीं है जो DIR 12 को साइन करके भेज पाए रजिस्ट्रार के पास, कोई DSC चल ही नहीं रहा। अब क्या करें, ठीक है, कैसे करें? और आपको देख लिए 30 दिन का टाइम होता है, ये देखो 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना होता है। कहाँ है DIR 12? ये रात 30 दिन, ये देखो
यहाँ लिखा है 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है। अब 30 दिन के टाइम के अंदर अगर डीएससी का प्रॉब्लम फंस रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। वैसे तो डीएससी बहुत जल्दी बन जाते हैं, बट अब ये बंदों का डीएक्टिवेट हो गया है, ठीक है, तो क्या किया जाए ऐसे केस में? एमसीए कहता है ऐसे केस में, ये देखो, रिस्पेक्टिव jurisdictions आर ऑथराइज्ड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। तो जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, किसी एक रिजाइंड डायरेक्टर को परमिशन दी जाएगी कि आप DIR-12 भर दो कंपनी की तरफ से। अब एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ। रिस्पेक्टिव jurisdictions आर ऑथराइज्ड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन, ठीक है, पहले उसको चेक कर लो, to allow any one of the resigned director who was an authorized signatory director for the purpose of filing DIR-12। तो DIR-12 के लिए वो कहते हैं किसी और जो भी रिजाइन करके जा रहा है ऐसे किसी बंदे से आप फाइल करवा दो, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। Resignation of a director shall take effect from the date on which the notice is received by the company। तो रेजिग्नेशन इफेक्ट कब से लेगा? जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ है, ठीक है, या फिर जो नोटिस के अंदर डायरेक्टर ने डेट डाली है, दोनों में से जो भी बाद में है, ठीक है। लेट्स से नोटिस रिसीव हुआ 15 अगस्त को, ठीक है, मगर डायरेक्टर ने डेट डाली हुई है 30 अगस्त की कि 30 अगस्त से मैं आपका डायरेक्टर नहीं हूं, मैं जा रहा हूं छोड़ के, ठीक। तो ऐसे केस में 30 अगस्त तक की डेट मानी जाएगी फॉर हिज रेजिग्नेशन, उसके बाद उसका ऑफिस खाली होगा, ठीक है। जो बंदा छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसने जो काम अपने टेन्योर में किए थे, अगर कोई गलत काम भी किया था वो उसके लिए कंटिन्यूड रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऑब्वियसली तुम नौकरी छोड़ के जा रहे हो, बट जो काम तुमने नौकरी के अंदर गलत करे उसके लिए तो तुम ही पकड़े जाओगे ना, उसके लिए तो तुम ही जवाब दोगे लॉ को, अगर आपसे जवाब मांगा जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट नेक्स्ट पॉइंट सेज। फर्दर प्रोवाइडेड, अब पहले एक बार पॉइंट 6 भी रीड कर लेते हैं, मैंने रीड नहीं कराया। रेजिग्नेशन shall take effect कब से? Notice is received by the company or the date specified by the director, whichever is later, दोनों में से जो भी बाद में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। Resigned shall be liable, जो रिजाइन करके जा रहा है वो लाइबल होगा। किसके लिए लाइबल होगा? जो ऑफेंसेस उसने अपने टेन्योर में किए हैं उनके लिए लाइबल होगा, ठीक है। ऑफेंसेस विच अकर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ओके, ऑलराइट। पॉइंट नंबर 8, वेयर ऑल द डायरेक्टर्स रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिसेस टू विकेट देयर ऑफिसेस अंडर सेक्शन 167। तो प्रोमोटर अपॉइंट करता है, और अगर प्रोमोटर प्रेजेंट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बस ये पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स पे आ जाते हैं। देखो, हर कंपनी को ना अपना एक रजिस्टर बना के रखना होता है डायरेक्टर्स का, जिसके अंदर डायरेक्टर्स की और जितने भी उनके की मैनेजमेंट पर्सनल है ना, जो मैनेजमेंट संभालते हैं कंपनी का, ठीक है, और उनकी कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है कंपनी के अंदर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और ये जो रजिस्टर होता है ये कंपनी का कोई भी बंदा उठा के देख सकता है, और वो कंपनी से उसकी कॉपी भी मांग सकता है, ठीक है। और अगर उसने मांगी है तो कंपनी को 30 दिन के अंदर प्रोवाइड भी करनी पड़ती है, नहीं करी तो वो कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 170 का। सेक्शन 170 पढ़ते हैं एक बार। एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। बचपन में ये बातें पढ़ी थी आपने थोड़ी बहुत, रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह में क्या रखा जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो ये जो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स होता है एंड की मैनेजमेंट पर्सनल, ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है। क्या होता है इसके अंदर? कंटेनिंग क्या होता है? पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सनल, ओके। वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? विच शैल इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा? डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटीज, उनके पास जो भी शेयर्स वगैरह हैं, जो भी डिबेंचर्स वगैरह हैं, उन सिक्योरिटीज की डिटेल्स होंगी, ठीक है। कंपनी की भी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी की भी, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की भी, ठीक है।
होल्डिंग, सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनीज और एसोसिएट कंपनीज। तो होल्डिंग कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं उनकी भी डिटेल्स होंगी। ये कंपनी है, ठीक है, इसका वो डायरेक्टर है, तो इसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसके जो शेयर और जो भी उसके सिक्योरिटीज इसके पास हैं उसकी भी डिटेल होगी। जो सब्सिडरी है उसकी भी डिटेल होगी। इस वाली होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरी है, उसके कोई शेयर्स हैं इनके पास, उसकी भी डिटेल्स होंगी उसके अंदर। और अगर इस वाली होल्डिंग कंपनी है, जो कंपनी आपकी जो कंपनी है, सीधी सी बात, जो आपकी कंपनी है, इसकी कोई एसोसिएट कंपनी है, उसमें भी अगर आपके कोई शेयर्स वगैरह हैं, कोई डिबेंचर्स वगैरह हैं, तो उसकी भी डिटेल्स होंगी, सब कुछ होगा, पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग होगी, ठीक है, सिक्योरिटीज की डिटेल्स होंगी। ओके, आगे पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। हाँ, सेक्शन 170 नहीं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे आ जाओ। विद इन 30 days फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी डायरेक्टर और की मैनेजमेंट पर्सनल। अब और एंड यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सीधी सी बात है, अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है या किसी की मैनेजरियल पोजीशन पे किसी बंदे को हायर किया है आपने, आप 30 डेज के अंदर किसको इन्फॉर्म करोगे? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार के पास आप इसको फाइल करोगे, ठीक है, इन पर्टिकुलर्स को, इन डॉक्यूमेंट्स को। विद इन, और अगर कोई चेंज आया है किन के अंदर? डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सनल, उनकी शेयर होल्डिंग, कोई भी इस तरह का कोई की चेंज आया है तो भी 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करोगे। किसको करोगे? रजिस्ट्रार को करोगे, ठीक है। 170 किस पे अप्लाई नहीं करता है? गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, जहां पे एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल, स्टेट, बोथ। आगे बढ़े। मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट। अब देखो, ये है अगला सेक्शन, सेक्शन 170 और सेक्शन 171 दोनों भाई बहन की तरह हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 170 कहता है रजिस्टर बनाओ, 171 कहता है इस रजिस्टर का राइट आप इसको दे दो, ये भी देख सकता है। कौन है ये मेंबर्स हैं कंपनी के। मेंबर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, ये बात मैंने अलग से जोड़ी है। shall be open for inspection during the business hours। हाँ, ये नहीं कि रात के 3 बजे तुम कह रहे हो मुझे रजिस्टर दिखा दो नहीं, ठीक है, ये नहीं, ऐसे थोड़ा है, तो गलत बात है, तो परेशान करने वाली बात है। बिजनेस आवर्स में आओ ना, आप दोपहर के 3 बजे आओ ना, हम आपको रजिस्टर दिखाएंगे, ठीक है। तो ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड द मेंबर शैल हैव द राइट टू टेक एक्सट्रैक्ट्स। वो उसके अंदर से कुछ पन्नों का फोटोकॉपी वगैरह ले सकते हैं, उनकी मर्जी है, ओके, वो उसकी कॉपी बनवा सकते हैं, ओके। और अगर वो मांगेंगे उसकी कॉपी तो 30 दिन के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी होगी। थोड़ा सा मिसयूज भी हो सकता है इन सारे सेक्शंस का, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारी डिटेल्स मांग रहे हो, लोग परेशान करने के लिए भी इस तरह के काम कर सकते हैं, करते भी हैं इस तरह की चीजें लोग। बट एनीवे 30 डेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना होगा। कुछ वेले लोग होते हैं ना जिनको ये सब करने में मजा आता है, आपका कोई दुश्मन हो सकता है जिसको आपको तंग करने में मजा आता हो, तो इस तरह के, वैसे इतना भी कॉमन नहीं है, ऐसे एक ऐसी छोटी सी बात याद आ गई तो बता रही थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। सच रजिस्टर शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी AGM, ओके, एंड शैल बी मेड एक्सेसिबल टू एनी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग। तो AGM पे भी आपको इसको खुला रखना पड़ेगा, कोई भी देख सकता है। बिजनेस आवर्स में भी आपको इसे खुला रखना पड़ेगा, कोई भी देख सकता है। टिक मार दिए मैंने दोनों पे, ठीक। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। इफ एनी इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इज रिफ्यूज्ड, अगर आपने बिजनेस आवर्स में रिफ्यूज किया या फिर आपने उन्हें कॉपी प्रोवाइड नहीं करी 30 दिन के अंदर, तो क्या होगा? द रजिस्ट्रार शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम, अगर आपने 30 दिन के अंदर कॉपी प्रोवाइड नहीं करी या बिजनेस आवर्स में आपने रजिस्टर नहीं दिखाया किसी मेंबर को, उसने मांगा था आपने नहीं दिखाया और वो बंदा चला गया रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, तो क्या होगा? इमीडिएट इंस्पेक्शन होगा। इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड, ठीक है। रजिस्ट्रार तुरंत एक्शन लेगा और कंपनी को ऑर्डर देगा, ठीक है, कि तुरंत के तुरंत प्रोवाइड करो, छुपा नहीं सकते। और इमीडिएट इंस्पेक्शन भी ऑर्डर हो जाएगा उस कंपनी के ऊपर। कोई भी कंपनी इंस्पेक्शन नहीं चाहती है भैया, सीधी सी बात है, सबको डर लगता है, ठीक। 171 किसको अप्लाई नहीं करेगा? भाई 170 गवर्नमेंट कंपनी को नहीं करा था तो 171 भी गवर्नमेंट कंपनी को नहीं करेगा, ठीक है, जिसमें एंटायर शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट।
देख लो एक बार और इसको अच्छे से। एक रिविजन मारेंगे क्लास खत्म करने से पहले, एक बार बढ़िया सा रिकैप मारेंगे पूरे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पनिशमेंट पे आ जाओ। 172 जो है ना, एक ब्लैंकेट सेक्शन की तरह है कि कहीं पे हम सजा नहीं बताए हैं आपको पहले से कि क्या सजा होनी थी, कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं किया तो सजा यहाँ से उठा लो। जनरल पनिशमेंट का सेक्शन है ये। ठीक है, क्या कहता है पढ़ो जरा मेरे साथ, थोड़ा ब्लर है ये, कोई नहीं मैनेज कर लो, मैं पढ़ देती हूँ, आप सुन लो बस। सेक्शन 172 की लैंग्वेज रीड कर रही हूँ मैं। प्रोवाइड्स एज अंडर, इफ अ कंपनी कॉन्ट्रवीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 149 टू 171 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 149 भी इंक्लूड हो रहा है, 171 भी इंक्लूड हो रहा है, एंड फॉर विच नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। तो अगर स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं करी गई, क्योंकि कई जगह तो करी गई है, जैसे 1 लाख से 5 लाख वाली पनिशमेंट हमने अभी डिस्कस की थी। ठीक है, इस तरह कुछ कुछ पनिशमेंट्स कर रखी हैं इन्होंने ऑलरेडी, कुछ नहीं करी है तो क्या होगा। ठीक है, जैसे वेकेशन आ गया था कि वेकेट करना है ऑफिस, बट डायरेक्टर ने बात छुपा ली थी और नहीं बता रहा था और वेकेट नहीं कर रहा था ऑफिस, तो फिर भाई आपको याद है 1 लाख से 5 लाख तक की पनिशमेंट थी ऐसे केस में। मगर जहाँ पे पनिशमेंट होनी चाहिए थी बट पनिशमेंट मेंशन नहीं है, तो पनिशमेंट यहाँ से उठा लो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पनिशमेंट माफ हो जाएगी, नहीं, बस यहाँ से उठा लो, ये कह रहा है लॉ। क्या कह रहा है, नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड देयरइन, द कंपनी and every officer of the company who is in default shall be punishable with a fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 5 lakh। वो जो जनरली 1 लाख से 5 लाख की चीज आपको कई जगह लिखी दिखेगी, बट 172 में 50,000 से लेके 5 लाख तक का लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक इतना ही था हमारे आज का। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो अब डायरेक्टर्स हमारा यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुका है, अनअकैडमी पे अभी भी डायरेक्टर्स के लेक्चर बाकी हैं, और हम काफ़ी कुछ MCQs, हम MCQ, अच्छा वह याद आ गया, मैं आपको बता देती हूँ, MCQs का एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली। आप संडे को हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत धमाकेदार क्लास होने वाला है, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, तोड़ू फोड़ू एकदम, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस क्लास के अंदर, बच्चों के सवालों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो। तो अभी के लिए आई थिंक वी आर डन। एक बार जल्दी से क्विक रिकैप मार लेते हैं व्हाट एवर वी डन टुडे। हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटी होती हैं, कंपनी के लिए अच्छे से काम करे, उसका कोई पर्सनल बायस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, 1 लाख से 5 लाख तक की सज़ा है अगर उसने कॉन्ट्रीवीन किया सेक्शन 166 को। ठीक है, और अनड्यू गेन, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए फ्रॉम हिज पोजिशन एज अ डायरेक्टर। ठीक है, वेकेशन का हमने अभी सेक्शन डिस्कस किया 167, जिसमें आपने ये पढ़ा कि बोर्ड मीटिंग्स के लिए में से अगर वो 12 महीने गायब है, भले ही उसने छुट्टी ली है चाहे ना ली हो बोर्ड से। ठीक है, अगर उसने 184 का रिलेटेड पार्टी वाला कोई आपने सेक्शन में कॉन्ट्रवेंशन किया है तो भी आपको ऑफिस विकेट करना पड़ेगा। आपके ऊपर 164 की कोई डिस्क्वालिफिकेशन लग गई है तो भी आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट ने अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर अगर आ गया आपके ऊपर, या आपको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा की कोई सज़ा हो गई है, चाहे आपने अपील कर दी हो, तब भी आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अपील हो गई है फिर भी ऑफिस वेकेट करना पड़ा, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो थोड़ा अनजस्ट है। एक्चुअली अनजस्ट नहीं है। जब डायरेक्टर की पोजीशन होती है ना, गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है कि तुमको एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलना है, तुम बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हो, तुम्हें 6 महीने की सजा क्यों हो रही है, कहाँ पे तुमने नेग्लिजेंस मतलब बरत दी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से लॉ कहता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने गलती करी है और बाई चांस गलती नहीं भी करी, अपील आपकी अपील हो रखी है और अभी आपको जजमेंट आना बाकी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो भी हम रिस्क नहीं लेंगे, बात ये है। ठीक है, और अगर आपके ऊपर वेकेशन का सेक्शन लागू हो चुका है 167 और आपने छुपाई ये बात, तो 1 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं साथ में, कि पैसे भी देना पड़े, जेल भी जाना पड़े। ठीक है, अगर सारे के सारे ऑफिसर्स, सारे के सारे डायरेक्टर्स ने ऑफिस वेकेट कर दिया
तो गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट से पहले प्रोमोटर अपॉइंट करता है, अगर प्रोमोटर अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी को छूट है कि आप अपने कोई एक्स्ट्रा ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन डाल सकते हो, ठीक है। फिर रेजिग्नेशन हमने डिस्कस किया था, रेजिग्नेशन में DIR 11 और DIR 12 की बात हुई थी, ठीक है। नोटिस देना होता है राइटिंग में कंपनी को, कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करती है DIR 12 में 30 दिन के अंदर, और डायरेक्टर खुद भी इन्फॉर्म करता है कंपनी को, सॉरी रजिस्ट्रार को DIR 11 के अंदर, ठीक है। फिर से 30 दिन का टाइम है, ठीक है, ओके। अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया है, सारे के सारे ने, तो फिर अब हमारे पास कोई है नहीं DIR 12 को फाइल करने के लिए, क्योंकि DIR 11 फाइल करते ही DSC डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो फिर वो ये कहता है, MCA ऐसे बोलता है कि आप एक काम करो, जिसने रिजाइन कर दिया है ना, आप उसी में से किसी एक डायरेक्टर को, आफ्टर द स्टेक होल्डर्स टेक अ लुक इनटू द मैटर, स्टेक होल्डर्स के एग्जामिनेशन के बाद आप किसी एक डायरेक्टर जिसने रिजाइन किया है उससे DIR 12 फाइल करवा दो, ठीक है, उसको अलाउ कर दो, ओके। रेजिग्नेशन कब से इफेक्ट लेता है? या तो जिस दिन नोटिस कंपनी को रिसीव हुआ है, या फिर जो डेट डायरेक्टर ने अपने नोटिस के अंदर मेंशन करी है। मैंने 15 अगस्त और 30 अगस्त वाला एग्जांपल दिया था, विच एवर इज लेटर। ऑफेंसेस विच अकर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उसके लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो रिजाइन कर चुका हो। बट अगर वो जब था उस टाइम पे उसने कोई ऑफेंस किया था, तो फिर उसके लिए वो बाद तक रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। फिर रजिस्टर वाली बात हुई थी सेक्शन 170, जिसमें की मैनेजरियल पर्सनल और डायरेक्टर्स और उनकी शेयर होल्डिंग्स, उनकी जो सिक्योरिटीज़ का जो डिटेल्स हैं वो सारी मेंटेन करी जाती हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रार को इंटीमेट करी जाती हैं विद इन 30 डेज। कोई चेंज आता है उनके अंदर तो वो भी 30 डेज के अंदर इंटीमेट किया जाता है। गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट है इस सेक्शन से। मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट, मेंबर्स का जो राइट टू इंस्पेक्ट है वो बिजनेस आवर्स में लागू होता है। उसके अलावा एनुअल जनरल मीटिंग में भी उनको परमिशन है, वो देख सकती हैं, ठीक है। अगर किसी मेंबर ने कॉपी मांगी है रजिस्टर की, तो फिर 30 दिन के अंदर कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ती है। और बाई चांस कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करी, या बिजनेस आवर्स में मेंबर को नहीं दिखाया जो रजिस्टर वो मांग रहा है देखने के लिए, या एक्सट्रैक्ट निकलवाना चाहता है वो, तो ऐसे केस में मेंबर किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार के पास जाएगा। रजिस्ट्रार कौन होता है? मॉनिटर होता है कंपनीज का। फिर वो रजिस्ट्रार को कंप्लेन करेगा, रजिस्ट्रार तुरंत के तुरंत एग्जामिनेशन, इमीडिएट एक्शन लेगा, इमीडिएट इंस्पेक्शन लगाएगा उनके ऊपर, और सप्लाई ऑफ कॉपीज की डिमांड करेगा फॉर द मेंबर्स, ठीक है। अगेंस्ट आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो एग्जेम्प्टेड है, जिसका एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती हो, ठीक है। फिर तो गवर्नमेंट खुद ही मेंबर होगी ना, तो गवर्नमेंट को क्या इंक्लूड करके भी क्या नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट वही है, गवर्नमेंट की कंपनी है। फिर एक ब्लैंकेट सेक्शन हमने पढ़ा था पनिशमेंट का 172, सीधी सीधी बात है, कहीं और अगर पनिशमेंट मेंशन नहीं है तो तुम यहाँ से पनिशमेंट उठा लो, 50,000 से लेके 5 लाख तक की पनिशमेंट हो सकती है फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। किसके लिए? कंपनी के लिए, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट मेंशन नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर से मिलेंगे, फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे, और आप मुझे मेरी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। हर रोज़ आपके लिए एक स्पेशल क्लास मैं कंडक्ट करती हूँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो क्लासेस यूट्यूब के क्लासेस से फ़िलहाल बेटर होती हैं, क्योंकि वो लाइव होती हैं, ये वाली अभी मेरी लाइव नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लेना। अलीना CA नाम का मेरा कोड है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये कोड आपको अप्लाई करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेजिंग योर सब्सक्रिप्शन। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, ओके, शेयर इट विद अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, press the bell icon so that you get informed about all our latest videos, and when you are on the Unacademy app you can download the PDF also, okay. Bye, I'll see you again soon, take care.